11वीं में उपसंयोजी यौगिक देख रहे थे, उसी में आगे देखेंगे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने लिगेंडों के नामकरण तक देखा था। आज देखेंगे कि जो लिगेंड है उनके नाम लिखने के लिए क्रम। तो लिगेंड का जो नाम है उसको हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर लिखा जाता है। जैसे अल्फाबेट में A to Z रहता है, A B C D, उसी प्रकार से अगर दो या दो से अधिक लिगेंड किसी भी केंद्रीय धातु में जुड़ा रहेगा तो उसका जब नामकरण करेंगे तो जिसका नाम ABCD के अनुसार पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद आगे का लिखते जाते हैं। तो इस प्रकार से अगर लिखेंगे लिगेंड का नामकरण, तो अगर धन आयन जुड़ा हुआ है, धन आयन वाला लिगेंड है, ऋण आयनिक लिगेंड है और उदासीन लिगेंड है। अगर तीनों प्रकार का लिगेंड उसमें जुड़ा हुआ है तो उसमें ऋण आयन लिगेंड जो रहेगा उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद लिखा जाता है उदासीन लिगेंड को और सबसे बाद में लिखेंगे धन आयनिक वाले लिगेंड को। तो यहाँ पे अगर जो ऋण आयनिक लिगेंड है वो 3 ठो है तो उस तीनों को क्या करेंगे, पहले तीनों ऋण आयनिक को अल्फाबेट क्रम में जमाएंगे, उसके बाद उदासीन वाले को लिखेंगे, उसके बाद लास्ट में जो धन आयनिक लिगेंड बचेगा उसको लिखना है। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। एक ठो कॉम्प्लेक्स लिए है संकुल CONH3 4Cl NO2 और ये है Cl। ये जो Cl है ये ऋण आयनिक क्षेत्र में लिखा हुआ है और ये संकुल मंडल कहलाएगा बड़े ब्रैकेट के अंदर का, और इसमें कोई भी धन आयनिक क्षेत्र नहीं है क्योंकि इधर कुछ भी नहीं लिखा है। तो इस संकुल के लिए जब हम लोग क्या करेंगे, लिगेंड का नामकरण करेंगे। तो यहाँ पे जो एमीन है, एमीन क्या है, उदासीन है। क्लोरीन को क्लोरो बोला जाता है Cl-, ये ऋण आयनिक है, और ये नाइट्रो, नाइट्रो भी क्या है, ऋण आयनिक है। तो यहाँ पे 2 ठो ऋण आयनिक लिगेंड है, क्लोरो और नाइट्रो। तो यहाँ पे वर्णमाला के क्रम में जब लिखेंगे तो जो एमीन है, अगर लिगेंड को बस देखेंगे तो एमीन में A आएगा, उसके बाद क्लोरो में क्या आएगा, C आएगा, और जो नाइट्रो है उसके शुरू में आएगा N नाइट्रो के लिए होगा। तो यहाँ पे जो क्लोरो को पहले लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, नाइट्रो को लिखेंगे, उसके बाद लास्ट में एमीन को लिखा जाता है। यहाँ पे बुक के अनुसार अगर देखेंगे तो पहले एमीन को लिखा जाएगा, उसके बाद क्या को लिखेंगे, क्लोरो को, फिर देखते हैं तो लास्ट में आएगा नाइट्रो। तो यहाँ पे जैसे यहाँ एमीन को देखेंगे तो एमीन में क्या है, 4 ठो अमोनिया इसमें जुड़ा हुआ है, तो 4 के लिए आ जाएगा टेट्रा। तो यह टेट्रा एमीन, क्लोरो, नाइट्रो और ये कोबाल्ट होगा। तो जो 4 के लिए क्या लिखेंगे, टेट्रा जब लिखते हैं, टेट्रा लिखेंगे तो टेट्रा के शुरू में T आएगा, उसके बाद आएगा एमीन, तो टेट्रा एमीन होगा इसका नाम। तो टेट्रा का जो T है इसको यहाँ पे नहीं गिनाते हैं, जो एमीन के लिए A है शुरू में उसी को यहाँ पे लिया जाता है। तो किसी भी लिगेंड के लिए जब मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा इस प्रकार से जुड़ा रहेगा तो उसके शुरू अक्षर को नहीं देखते हैं, जो मूल लिगेंड का नाम है। जैसे कि एमीन के लिए A है तो एमीन का हमेशा A को ही अल्फाबेट क्रम के लिए देखेंगे। उसी प्रकार जो क्लोरो है, 2 ठो क्लोरो रहेगा तो क्या हो जाएगा, डाई क्लोरो। इस प्रकार से हो जाएगा डाई क्लोरो। जब 2 ठो क्लोरीन रहेगा किसी में तो वहां पे डाई जो है, डाई में D आ रहा है शुरू में, तो जब अल्फाबेट क्रम में देखेंगे तो इस D को नहीं लेना है, क्लोरो के C को ही यहाँ पे लिया जाता है। तो इसी को यहाँ पे बताया गया है। तो एक उदाहरण हम लोग देखे थे पिछली क्लास में, उसमें क्या था, इन दोनों में पहले क्लोरीन का नाम लिखा गया था, फिर नाइट्रो का, और लास्ट में क्या लिखा गया था, एमीन को लिखा गया था। लेकिन इस उदाहरण में बुक में दिया हुआ है कि यहाँ पे 4 ठो एमीन है तो एमीन को पहले लिखेंगे क्योंकि A से शुरू होता है, फिर क्लोरो को लिखेंगे, फिर नाइट्रो को लिखेंगे। तो यहाँ पे
इसका जो नामकरण है उसमें पहले ऋण आयनिक को लिखा जाता है, इसलिए ऋण आयनिक वाले को ही पहले लिखेंगे। तो ऋण आयनिक में आएगा क्लोरो, फिर नाइट्रो, उसके बाद आएगा एमीन। उसके बाद अगला आता है कि जो आंकिक पूर्व लग्न, तो जो एक दंतुर लिगेंड है उनकी संख्या को व्यक्त करने के लिए, एक दंतुर का मतलब है कि जो केंद्रीय धातु को केवल एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दान करेगा वो क्या कहलाएगा, एक दंतुर लिगेंड। तो जो एक दंतुर लिगेंड है उसके नाम को व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं, डाई, ट्राई, टेट्रा, इस प्रकार से उसका नामकरण करते हैं। जब 2 ठो लिगेंड रहेगा एक दंतुर वाला तो उसको क्या बोलेंगे, डाई, 3 ठो रहेगा तो ट्राई, 4 ठो रहेगा तो टेट्रा, इसी प्रकार से 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा और 7 के लिए हेप्टा। इस प्रकार से उसमें क्या लगाएंगे, प्रेफिक्स का उपयोग करते हैं। प्रेफिक्स या उसी को बोला जाता है पूर्व लग्न, या फिर हिंदी में बोलते हैं तो उपसर्ग। जब 4 ठो अमोनिया किसी में जुड़ा रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, टेट्रा एमीन। अमोनिया के लिए एमीन और 4 ठो जुड़ा रहता है तो उसको लिए क्या हो जाएगा, टेट्रा एमीन। उसी प्रकार जो बहुदंतुर लिगेंड है, बहुदंतुर लिगेंड का मतलब क्या है, जो एक से ज्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको दान करेंगे, केंद्रीय धातु को, तो वो कहलाएगा बहुदंतुर लिगेंड। तो इन लिगेंडों में कोई संख्या प्रयुक्त होती है, जैसे कि जो कई प्रकार के बहुदंतुर लिगेंड है उनमें पहले से ही क्या रहता है, डाई, ट्राई, इस प्रकार से जुड़ा रहता है। जैसे डाईपीरिडिन है, एथिलीन डाईएमीन है, इनका जो मूल नाम है जैसे एमीन है तो एमीन से क्या बना है, एथिलीन डाईएमीन बना है। तो जो उनका मूल नाम में ही पहले से क्या रहता है, डाई, ट्राई, इस प्रकार से शब्द जुड़े हुए रहते हैं, तो उनके लिए 20, ट्रीस और टेट्राकिस इस प्रकार से उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। जैसे डाईपीरिडिन है तो क्या हुआ, डाईपीरिडिन में पहले से डाई आ रहा है, उसके नाम में ही डाई जुड़ा हुआ है, तो जब 2 ठो डाईपीरिडिन रहेगा तो वहां पे क्या लगाएंगे, 20 डाईपीरिडिन लगाएंगे। उसी प्रकार से जो एथिलीन डाईएमीन है, एथिलीन डाईएमीन में क्या है, उसके नाम में ही डाई शब्द पहले से लगा हुआ है, तो जब कहीं पे 3 ठो जब एथिलीन डाईएमीन रहेगा तो उसके सामने क्या लगाएंगे, ट्रीस एथिलीन डाईएमीन, क्योंकि 3 के लिए ट्रीस लगाएंगे जब उसके नाम में पहले से डाई शब्द जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से जब डाईपीरिडिन, डाईपीरिडिन में डाई है पहले से, तो 4 ठो डाईपीरिडिन कहीं पे जुड़ा है तो उसके नाम के सामने में क्या लगाएंगे, टेट्राकिस, 4 के लिए टेट्राकिस, 3 के लिए ट्रीस और 2 के लिए 20। इस प्रकार से वहां पे क्या लगाते हैं, उपसर्ग का या प्रीफिक्स का यूज करते हैं। जो समूहों को छोटे कोष्ठक में बिना हाइफन के लिखा जाता है, माने छोटे वाले ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, जो 20, ट्रीस और टेट्राकिस है, इन सब को जब लिखते हैं तो क्या करेंगे, छोटा वाला जो ब्रैकेट रहता है इस प्रकार से जो ब्रैकेट रहता है उसके अंदर लिखेंगे 20, ट्रीस और टेट्राकिस को, और जब डाई ट्राई लिखा जाता है तो वहां पे ब्रैकेट का यूज नहीं करना है, लेकिन जब 20, ट्रीस लिखेंगे तो वहां पे ये छोटे वाले ब्रैकेट का यूज करते हैं। उसके बाद आगे है इसमें कि जो संकुल आयन का नामकरण, संकुल आयन का नामकरण में जो लिगेंडों का नामकरण अभी तक पढ़ लिए, उसके बाद आता है क्या क्या रहता है संकुल आयन में, एक तो लिगेंड रहेगा जो चारों ओर जुड़ा रहेगा, और बीच में क्या रहता है, केंद्रीय धातु या फिर सेंट्रल आयन। तो उसमें जो है केंद्रीय धातु है उसका नाम किसके बाद लिखते हैं, लिगेंडों का नाम पूरा पूरा लिख लेते हैं, उसके बाद क्या लिखा जाता है, केंद्रीय धातु का नाम लिखा जाता है। तो यहाँ पे जब संकुल आयन के बाद धातु का नाम लिखेंगे लिगेंडों के बाद, तो क्या करेगा, जो आयन है पूरा पूरा संकुल है वो किस प्रकृति का है, धन आयनिक है, ऋण आयनिक है या फिर उदासीन है, उस पे धातु आयन का नाम निर्भर करेगा।
तो सबसे पहले देखते हैं कि जो केंद्रीय धातु, यहाँ पे जैसे केंद्रीय धातु क्या है, कोबाल्ट है, तो इसका नाम किस पे निर्भर करेगा, यह जो पूरा पूरा संकुल है, बड़े वाला ब्रैकेट है, इस पे कौन सा चार्ज है, धन आयन है, ऋण आयन है कि उदासीन है, इस पे क्या करेगा, इस वाले केंद्रीय धातु का नाम निर्भर करेगा। तो यहाँ पे धन आयनिक वाला जो रहेगा एवं उदासीन, तो जो धन आयनिक है और उदासीन है कोई संकुल, तो उसमें क्या किया जाता है, किसी विशेष प्रकार के शब्द का यूज नहीं करते हैं, लेकिन जो ऋण आयनिक संकुल रहते हैं उसमें केंद्रीय धातु परमाणु के लास्ट में सदैव हमेशा क्या जोड़ते हैं, ATE, एट शब्द जोड़ा जाता है, जैसे ATE, इस प्रकार से एट जोड़ेंगे किसमें, ऋण आयनिक संकुलों वाले केंद्रीय धातु के लास्ट में। जैसे किसी में जो है केंद्रीय धातु क्या है, कोबाल्ट है, जैसे यहाँ पे क्या है, कोबाल्ट है, तो यहाँ पे इसको लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, कोबाल्ट आएगा, तो उसके लास्ट में ये एट यहाँ पे क्या हो जाएगा, आकर के जुड़ेगा, तो कोबाल्ट का नाम क्या हो जाएगा, कोबाल्टेट, कोबाल्टेट होगा। इसी प्रकार से किसी में लेड जुड़ा हुआ है, लेड का सूत्र क्या होता है, Pb, लेड जुड़ा हुआ है किसी में, तो जो लेड है, लेड के लिए प्लम्बेट शब्द यूज करते हैं। इसी प्रकार किसी में गोल्ड जुड़ा हुआ है, तो गोल्ड का नाम होता है आरेनम, आरेनम के लिए आरेट शब्द यूज होगा। उसी प्रकार से स्टेनम या फिर टीन किसी में जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए स्टेनेट, सिल्वर रहेगा तो अर्जेंटेट, क्योंकि सिल्वर को क्या बोलते हैं, ए जिसे प्रदर्शित करते हैं उसको, तो उसके शब्द में क्या लास्ट में आएगा, एट, तो वो हो जाएगा अर्जेंटेट। तो इस प्रकार से जो ऋण आयन वाले संकुल है, माना कि यहाँ पे ऋण आयन रहता, तो इस कोबाल्ट के लास्ट में क्या जुड़ता, एट जुड़ता, और ये कोबाल्ट क्या हो जाता, कोबाल्टेट होता। इसी प्रकार से जो केंद्रीय धातु हैं उनमें ऋण आयन का प्रभाव नाम पर उसके पड़ेगा। अगला देखेंगे कि जो केंद्रीय धातु परमाणु है या फिर आयन है, माने केंद्रीय धातु परमाणु के रूप में भी हो सकता है जब उदासीन रहेगा तो, या फिर क्या होगा, आणिक रूप में भी रहेगा। तो जो आणिक रूप में रहेगा तो उसमें क्या करेंगे, ऑक्सीकरण अवस्था नाम के अंत में क्या लिखते हैं, छोटे छोटे ब्रैकेट के अंदर रोमन अंकों में लिखा जाता है। इसको तो पहले भी देख चुके हैं। ऑक्सीकरण संख्या कैसे लिखते हैं, इस प्रकार से नाम के बाद रोमन अंकों द्वारा लिखा जाता है, ये पहले का ही है। अब इन सब के आधार पे एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं, तो इसका नामकरण देख लेते हैं। इसमें क्या है, कोबाल्ट है और एमीन है, तो एमीन जो है 6 से जुड़ा हुआ है, तो 6 के लिए क्या आ जाएगा, हेक्सा, और यहाँ पे Cl3 है, तो जो Cl3 है, ये Cl3 किसके रूप में आएगा, जब ये टूटेगा तो 3 Cl माइनस आयन बन जाएगा, यहाँ से ये टूटेगा तो 3 Cl माइनस आयन, तो इसमें क्या आ जाएगा, 3 प्लस चार्ज आएगा। तो ये जो पूरा संकुल है, इस पे क्या चार्ज आया, 3 प्लस चार्ज आ रहा है। अब जो अमोनिया है, इसके लिए ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, 0 होगा, तो इसका 0 हो जाएगा। तो जब कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा, +3 आएगा। तो इसका जब नाम लिखते हैं, क्या नाम, IUPAC नाम, तो उसके नाम में इसमें आएगा 6 एमीन है तो क्या होगा, 6 के लिए हेक्सा, एमीन है तो एमीन, हेक्सा एमीन, फिर क्या लिखेंगे, कोबाल्ट, ऑक्सीकरण संख्या कितना है, 3, तो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, इस प्रकार से 3 हो गया, कोबाल्ट 3 यहाँ तक हो गया। अब इसमें क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो लास्ट में क्या आएगा, क्लोराइड, तो इसका नाम क्या होगा, हेक्साएमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। इस प्रकार से इसका नामकरण किया जाता है। और यह जो संकुल है क्या है, धन आयनिक प्रकार का संकुल है। यहाँ पे दिया नहीं है इसको तोड़ के, लेकिन इसमें क्लोरीन जुड़ा है तो समझना है
कि ये धन आयन है कि ऋण आयन है, क्योंकि क्लोरीन क्या होता है, हमेशा ऋण आयन के रूप में टूटता है, तो ये संकुल क्या हो जाएगा, धन आयन में टूट जाएगा, इसलिए ये क्या कहलाएगा, धन आयनिक प्रकार का संकुल कहलाएगा। और इसमें जो है कोबाल्ट का नाम कोबाल्ट ही रहेगा, क्योंकि ये धन आयनिक संकुल है। अगर ये ऋण आयनिक रहता तो कोबाल्ट की जगह क्या आता, कोबाल्टेट आता। उसके बाद एक और है, ये इसमें क्या है देखो, आयरन केंद्रीय धातु के रूप में है और ये कार्बोनिल लिगेंड के रूप में है, CO को बोला जाता है कार्बोनिल। यहाँ पे जो C और O दोनों कैपिटल में रहेंगे तो ये क्या है, कार्बोनिल है, और C बड़ा रहेगा और O छोटा रहेगा तो ये क्या है, कोबाल्ट है। तो कोबाल्ट हमेशा केंद्रीय धातु के रूप में काम करता है और जो कार्बोनिल है हमेशा लिगेंड के रूप में काम करेगा। तो यहाँ पे आयरन और लिगेंड कार्बोनिल है, तो इसका जब देखेंगे नामकरण तो जो कार्बोनिल है यह भी क्या रहता है, उदासीन लिगेंड रहता है। तो इसके नामकरण में देखते हैं तो 5 है कार्बोनिल, तो क्या आएगा 5 के लिए पेंटा कार्बोनिल, इसको बोलते हैं फेरस, तो पेंटा कार्बोनिल फेरस, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, ये इतना अलग है ना उधर, यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, ना तो धन है ना तो ऋण है ना तो 0 है, तो इस पे क्या आएगा पेंटा कार्बोनिल फेरस या फिर आयरन, पेंटा कार्बोनिल आयरन 0, इसका नामकरण होगा। तो इस संकुल को क्या बोलेंगे, उदासीन प्रकार का संकुल। इसी प्रकार से और बहुत सारा उदाहरण बुक में मिलेगा। अब एक और आता है कि कोई भी संकुल जब क्या होता है, अम्लीय प्रकृति का रहेगा। अम्लीय प्रकृति में क्या होगा, धन आयन H+ के रूप में उसमें पाया जाएगा, क्योंकि जिसमें H+ रहेगा वही अम्लीय प्रकृति का होता है। तो उसमें जो धातु रहता है केंद्रीय धातु, उसके नाम के लास्ट में क्या जोड़ेंगे, प्रत्यय के रूप में IC माने इक शब्द जुड़ जाता है। तो उसमें जैसे प्लेटिनम है और उसमें H+ आयन पाया जा रहा है उस संकुल में, तो प्लेटिनम का नाम क्या हो जाएगा, प्लेटिनम प्लस इक IC, तो प्लेटिनिक उसका नाम हो जाएगा। तो प्लेटिनम से बना प्लेटिनिक, और जो आयरन है उसको वहां पे फेरस बोल देंगे और फेरस से बन जाएगा फेरिक। उस प्रकार से उसमें H+ आयन का प्रभाव भी पड़ता है। आगे दिया हुआ है कि जब आवेशित प्रकार के उपसहसंयोजी यौगिक रहेगा उसमें कोई सा भी काउंटर आयन का सूत्र नहीं रहेगा, तो उसमें जैसे कि काउंटर आयन का मतलब क्या है, इस यौगिक में यह क्या है, समन्वयन मंडल है, यह उपसहसंयोजी क्षेत्र है, इसके बाहर का जो ये वाला आयन है उसको क्या बोलते हैं, काउंटर आयन। तो इस प्रकार का आयन अगर किसी में नहीं है तो इस प्रकार का आयन जब इसमें नहीं रहेगा तो ये हट जाएगा, तो ये हटेगा तो इसमें क्या छोड़ के जाएगा, 3+ आयन छोड़ के जाएगा, क्योंकि अपने आप नहीं हटेगा, 3Cl- आयन के रूप में हटेगा, तो 3Cl- आयन बना तो इसमें 3+ आयन छोड़ के जाएगा। तो इस प्रकार से जब किसी का नाम रहेगा तो इसका नाम जब लिखेंगे तो क्या होगा, नाम के लास्ट में आयन शब्द जुड़ता है। जैसे धन आयन भी रहेगा तो भी आयन जुड़ेगा, ऋण आयन भी रहेगा तो भी आयन जुड़ेगा। तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा, हेक्सा एमीन कोबाल्ट, रोमन अंक में लिखेंगे 3, और ये आयनिक संकुल है इसलिए इसके लास्ट में जुड़ेगा आयन, तो हेक्सा एमीन कोबाल्ट 3 आयन इसका नाम होगा। उसके बाद दिया हुआ है कि जो उभयदंती लिगेंड, उभयदंती लिगेंड के बारे में पहले डिटेल से देख चुके हैं। एम्बिडेंटेड लिगेंड जिसको बोला जाता है, उसमें क्या होता है, दोनों तरफ से एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके
केंद्रीय धातु के साथ जुड़ सकता है, तो उसको बोलेंगे उभयदंती लिगेंड या फिर एम्बिडेंटेड लिगेंड। तो साइनाइड इसका क्या है, एग्जाम्पल है एम्बिडेंटेड लिगेंड का। तो जब साइनाइड में नाइट्रोजन में भी एक इलेक्ट्रॉन युग्म रहता है और कार्बन पे भी रहता है, तो इसमें जब ये क्या करता है, एन का एक इलेक्ट्रॉन युग्म जब केंद्रीय धातु से जुड़ता है तो एन वाला दान करेगा, तो यहाँ से तीर का निशान लगता है। लेकिन जब यह आइसोसाइनो, यह है साइनो, तो साइनो में क्या होता है, सीएन में कार्बन के द्वारा जुड़ेगा, तो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन युग्म दान होता है। और आइसोसाइनो में क्या होगा, नाइट्रोजन के द्वारा जुड़ता है मेटल के साथ। यहाँ पे मेटल है तो कार्बन और मेटल इसमें जुड़ेंगे साइनाइड में, आइसोसाइनाइड में नाइट्रोजन और मेटल जुड़ेंगे। तो यहाँ पे जिसके द्वारा जुड़ेगा केंद्रीय धातु में, जब उसका क्या करते हैं IUPAC नामकरण लिखा जाता है, तो उसमें कोष्टक में उसको लिख दिया जाता है। जैसे साइनाइड में C के द्वारा जुड़ रहा है तो कोष्टक में उसको C लिखेंगे। इसी प्रकार जब आइसोसाइनाइड में जुड़ेगा तो N के द्वारा जुड़ेगा तो कोष्टक में वहाँ पे क्या लिखेंगे, N को नामकरण करते समय बीच में वहाँ पे लिखा जाता है। इसी प्रकार का 2 एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ट्राईएमीन ट्राईथायोसाइनेटो। जो थायोसाइनेटो है, थायोसाइनेटो का सूत्र होता है SCN। थायोसाइनेटो में रहेगा SCN। तो इसमें का जो S है ये किससे जुड़ेगा, केंद्रीय धातु से। तो थायोसाइनेटो जब लिखाता है उसके बाद यहाँ पे S करके लिखा हुआ है, इसका मतलब है S के द्वारा केंद्रीय धातु से ये जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार का एक और है आइसोथायोसाइनेटो। आइसोथायोसाइनेटो में क्या हो जाएगा, NCS। NCS में नाइट्रोजन के द्वारा केंद्रीय धातु से जुड़ा रहेगा, तो यहाँ पे आइसोथायोसाइनेटो के बाद कोष्टक में क्या लिखाएगा, कैपिटल N लिखाता है। तो ये हो गया नामकरण। उसके बाद एक और आता है इसमें बहुनाभिकीय संकुलों का नामकरण। तो जो बहुनाभिकीय, बहु माने कि एक से अधिक और नाभिकीय माने कि नाभिक, तो कई प्रकार के लिगेंड या फिर संकुल, लिगेंड से बने हुए संकुल, संकुल में क्या रहता है, एक से अधिक केंद्रीय धातु पाया जाता है। तो कई प्रकार के जो संकुल रहेगा उसमें एक से अधिक क्या पाया जाएगा, केंद्रीय धातु पाया जाता है। तो एक से अधिक जब केंद्रीय धातु पाया जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, बहुनाभिकीय संकुल। एक नाभिक वाले को केवल संकुल या जटिल यौगिक, और एक से अधिक जब नाभिक पाया जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, बहुनाभिकीय संकुल। तो इनका जब नामकरण करते हैं तो 2 या 2 से अधिक नाभिक, अब एक ठो नाभिक है दूसरा नाभिक है, दोनों नाभिक एक ही संकुल में है, तो क्या होगा, इन दोनों नाभिकों को जोड़ने के लिए इन दोनों के बीच में कोई ना कोई तो काम करेगा। तो ये जो 2 ठो नाभिक हैं, इन दोनों को जोड़ने के लिए इस प्रकार से ब्रिज का काम करता है कौन, लिगेंड। तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है, यहाँ पे एक लिगेंड जुड़ेगा और नीचे में यहाँ पे एक लिगेंड जुड़ता है। तो यहाँ पे और यहाँ पे 2 ठो लिगेंड जुड़ेंगे, उनको क्या कहते हैं, ब्रिज लिगेंड या फिर सेतु लिगेंड या फिर ब्रिज लिगेंड उसको कहेंगे। तो ये एक नाभिक है, ये एक नाभिक है, ये दोनों ब्रिज के थ्रू आपस में जुड़े रहते हैं। तो उस प्रकार का जो लिगेंड है उसको बोलेंगे बहुनाभिकीय लिगेंड। तो इनका जब नामकरण किया जाता है तो उसमें पहले जैसे करते थे नामकरण वैसे ही करेंगे, लेकिन दोनों नाभिक का क्या निकालना पड़ता है, ऑक्सीकरण संख्या उसमें निकालना पड़ता है। इसका उदाहरण है ये, इसमें ये आयरन है एक, ये पहला आयरन हुआ, अब ये जो आयरन है ये दूसरा आयरन है। जो दोनों आयरन 2 ठो है और दोनों यहाँ पे हाइड्रोक्सी, OH को क्या बोलेंगे, OH एक ठो लिगेंड है और इसका भी नाम होता है हाइड्रोक्सी लिगेंड।
तो दोनों आयरन यहाँ पे हाइड्रॉक्सी लिगेंड के ब्रिज के द्वारा ऐसे जुड़े हुए हैं। तो इसका जब नामकरण करेंगे तो ये जो पूरा संकुल है यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही तो संकुल है और बाहर में इसका नाइट्रेट आयन जुड़ा हुआ है। तो इसके नामकरण में यहाँ से शुरू करते हैं नामकरण करना। तो 4 ठो वाटर मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है, तो वाटर के लिए एक्वा शब्द लिखते हैं। तो 4 है तो ये हो जाएगा टेट्रा, जल के अणु के लिए एक्वा। उसके बाद ये आयरन है तो आयरन। अब यहाँ पे जो आयरन है इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। तो इस आयरन का ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे कितना आएगा, देखो OH का रहता है -1, इस OH का रहता है -1। तो यहाँ पे इस आयरन के लिए आता है +3। यहाँ पे 4 ठो NO3 जुड़ा हुआ है, तो जो 4 ठो NO3 है यहाँ 4 ठो NO3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो 4 NO3 जब माइनस के रूप में टूटेगा तो यहाँ पे 4 प्लस चार्ज आ जाता है। तो इसके लिए +2 आना चाहिए, लेकिन बुक में दिया हुआ है +3। तो क्योंकि H2O का रहता है 0, क्योंकि ये उदासीन है और इन दोनों के कारण इसके कारण आ जाएगा -1, इसके कारण आएगा -1 और यहाँ पे कितना है +4 यहाँ से आ रहा है। तो NO3 4 ठो है, तो चारों NO3 4 ठो ऋण आयन के रूप में टूटेगा। तो इस संकुल में क्या आएगा, 4 ठो धन आवेश आएगा। अब 4 ठो धन आवेश आ रहा है और यहाँ का ऋण 2, ऋण 1 और ऋण 1, तो ये ऋण 2 हुआ। तो ऋण 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, +4 +2 हो जाएगा। -2 से +2 होगा, पक्षांतर होगा तो 4 और 2 क्या होगा, +6 होगा। तो इस पूरे संकुल के लिए ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, पहले निकालते थे उसी विधि से अगर निकालेंगे तो +6 आएगा। तो जो +6 है ये 2 ठो केंद्रीय धातु को रखा हुआ है। तो 2 ठो केंद्रीय धातु के लिए इसको भाग दे देंगे, +6/2, तो ये क्या आ जाएगा +3। इसीलिए यहाँ पे आयरन के बाद 3 लिखा है, यह सही है, यहाँ पे 3 ही रहेगा। तो यहाँ तक आए थे आयरन। अब इसका आया +3 तो 3। अब जो ये हाइड्रॉक्सी है ये यहाँ पे ब्रिज लिगेंड बोल रही थी या सेतु लिगेंड बोलते हैं इसी को। तो इसका जब नामकरण करते हैं तो उसके सामने म्यू शब्द लगाया जाता है और म्यू शब्द लगाने के बाद उसमें हाइफन द्वारा म्यू लिखते हैं और इस प्रकार से उसमें हाइफन लगाया जाता है। तो म्यू हाइड्रॉक्सी के पहले आएगा, फिर हाइफन, फिर 2 ठो हाइड्रॉक्सी है तो हो जाएगा डाई हाइड्रॉक्सो। ओ आएगा लास्ट में क्योंकि ये ऋण आयनिक लिगेंड है, जैसे क्लोरो आता था। इसी प्रकार से हाइड्रॉक्सी के लास्ट में क्या आएगा, हाइड्रॉक्सो। फिर 4 ठो है इसलिए टेट्रा और H2O के लिए एक्वा, फिर इस आयरन के लिए आयरन और +3 इसके लिए भी होगा तो यहाँ पे 3। और जो लास्ट में बाहर में नाइट्रेट है इसके लिए लास्ट में आएगा नाइट्रेट। तो इस प्रकार से इसमें बहुनाभिकीय वाले संकुलों का नामकरण किया जाता है। अगला आता है सम अवयवियों का नामकरण। तो सम अवयवी का मतलब है जो समावयता पढ़ते हैं, ज्यामितीय समावयता, उसमें सीस और ट्रांस रूप रहता है। एक तो रहेगा सीस, उसको बोलते हैं समपक्ष रूप, और दूसरा रहता है ट्रांस, जिसको बोला जाता है विपक्ष रूप। तो इस प्रकार से कोई केंद्रीय धातु जैसे है, केंद्रीय धातु को M से दर्शाएंगे, उसके चारों ओर माना कि क्या है, 4 ठो लिगेंड जुड़ा हुआ है। तो चारों लिगेंड की जो स्थिति है केंद्रीय धातु के चारों ओर क्या हो जाएगी, 1 2 3 4, 4 ठो लिगेंड जुड़ा हुआ है। ये है लिगेंड 1, लिगेंड 2, लिगेंड 3 और लिगेंड 4। 4 लिगेंड केंद्रीय धातु से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे पहला और तीसरा, इस पहला और देखेंगे और इसमें दूसरा और चौथा की स्थिति, ये क्या होगा, पहला और तीसरा एक दूसरे के ट्रांस में है और दूसरा और चौथा एक दूसरे के ट्रांस में है। तो
जिन दो लिगेंडों के बीच में 180 अंश का कोण बनता है वो क्या रहता है, एक दूसरे के ट्रांस स्थिति में रहते हैं। और जिनके बीच में क्या बनेगा, अब यहाँ पे 2 और 4 के बीच भी 180 अंश का कोण बन रहा है, तो ये भी ट्रांस स्थिति में रहेंगे। उसके बाद अगर ये किसके लिए था, 4 ठो लिगेंड वाले के लिए था। अगर किसी संकुल में क्या है, 6 ठो लिगेंड जुड़ा हुआ है, तो एक केंद्रीय धातु बीच में रहेगा केंद्र में। उसके बाद जो 6 ठो लिगेंड है कैसे रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। इसको कहीं भी किसी को भी लिख सकते हो, 6 को इधर, 1 को यहाँ से शुरू कर सकते हो, ये कहीं से भी शुरू कर सकते हो 1 2 को। तो ये 6 ठो है, तो इसमें ये और ये एक दूसरे के बीच 180 अंश का कोण बनेगा, तो 1 और 6 एक दूसरे के ट्रांस में होंगे। इसी प्रकार से 3 और 5 एक दूसरे के ट्रांस में है, और 2 और 4 एक दूसरे के ट्रांस में है। लेकिन जब एक दूसरे के बीच क्या बनता है, 90 अंश का कोण बनेगा। जैसे इस प्रकार से है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, 180 अंश का कोण, तो ये ट्रांस हो जाएगा, ये ट्रांस और ये है ट्रांस, ये दोनों ट्रांस में है। अब इसको देखेंगे और इसको देखेंगे, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, 90 अंश का कोण बनेगा। तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के शीर्ष में होंगे। तो इसको, इन दोनों को बोलेंगे शीर्ष और इन दोनों को बोलेंगे ट्रांस। तो उनका जब नामकरण किया जाता है, तो जब उसका नामकरण करते हैं तो उसके शुरू में शीर्ष या ट्रांस शब्द जोड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है प्लेटिनम, और इस प्रकार से इसकी संरचना रहती है। इसमें 2 क्लोरो ग्रुप जुड़ा रहता है और 2 रहेगा एमीन, यहाँ से NH3। तो इसको जब देखेंगे तो इसका नामकरण करेंगे, तो बीच में है प्लेटिनम, 2 क्लोरीन और 2 एमीन। तो इसका जब नामकरण करेंगे तो ये दोनों एमीन एक दूसरे के क्या है, ट्रांस में है, और दोनों क्लोरीन एक दूसरे के ट्रांस में है। तो इसके नाम में शुरू आ जाएगा ट्रांस, उसके बाद आएगा क्लोरो, क्योंकि ऋण आयनिक को पहले लिखते हैं, तो क्या आएगा क्लोरो, तो ट्रांस डाइक्लोरो, फिर 2 एमीन है तो डाई एमीन, उसके बाद आएगा प्लेटिनम और ब्रैकेट में आएगा 1। प्लेटिनम के बाद आएगा ब्रैकेट में 2 आएगा, 1 नहीं 2, बुक में 1 दिया हुआ है, उसको 2 करना है यहाँ पे। तो इसका नाम हो जाएगा ट्रांस डाइक्लोरो डाइएमीन प्लेटिनम 2। उसी प्रकार से अगर कोई चीज शीर्ष में रहेगा तो उसके नामकरण में क्या करेंगे, पहले लगाएंगे शीर्ष, फिर जितना ठो रहेगा, जैसे 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई और 4 है तो टेट्रा। तो एक और उदाहरण है शीर्ष डाइब्रोमो टेट्रा एमीन रोहिडियम 3। तो ये हो जाएगा ट्रांस शीर्ष वाले के लिए, और ये किसके लिए था, ट्रांस वाले के लिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे नामकरण कंप्लीट होता है। एक और दिया हुआ है प्रकाशीय समावयता वाला। प्रकाशीय समावयता का मतलब है प्रकाश के प्रभाव से जिसमें क्या होगा, दक्षिण की ओर घुमाएंगे समतल ध्रुवित प्रकाश को, या फिर क्या करेंगे विपरीत दिशा में घुमाएंगे। तो एक क्या करता है, प्रकाश को कोई यौगिक अगर राइट क्लॉकवाइज घुमाएगा, दूसरा क्या करेगा, प्रकाश को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो उसके आधार पर जो सम अवयवी रहते हैं उनको प्रकाशित सम अवयवी कहा जाता है। और इसके लिए जब नामकरण करते हैं तो जो दक्षिण ध्रुवण घूर्णक है, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक माने कि क्लॉकवाइज, उनके लिए डेक्स्ट्रो रोटेटरी उनको कहा जाता है। और जो वाम ध्रुवण घूर्णक है या फिर एंटी क्लॉकवाइज जो घुमाता है उसको कहा जाता है लियो रोटेटरी। तो जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है उनके नाम के आगे डी लगाते हैं, स्मॉल वाला डी, इस प्रकार से, या फिर क्या लगाते हैं, प्लस लगाएंगे। लेकिन जो लियो रोटेटरी है उनके नाम के आगे
स्मॉल एल या फिर माइनस चिन्ह लगाते हैं। तो इसका उदाहरण यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, आगे और पढ़ते जाएंगे अगले चैप्टर में तो मिलेगा। यह हो गया कंप्लीट नामकरण यहाँ से। उसके बाद दिया हुआ है कि जो संकुल का नाम कभी भी बड़े अक्षर से शुरू नहीं करना चाहिए। किसी भी संकुल का नाम जैसे लिखते हैं, इंग्लिश में जब लिखेंगे संकुल का नाम तो बड़े अक्षर से शुरू नहीं करना चाहिए। और संकुल आयन और संकुल मंडल, आयन और मंडल पढ़ चुके हैं, उसका जो पूरा नाम है एक शब्द के रूप में बिना किसी गैप के लिखते हैं, माने गैप नहीं आना चाहिए उनके नाम में, इस प्रकार से उनका नाम लिखा जाता है। आनिक संकुल में जो भी आनिक संकुल रहेगा उसमें क्या करेंगे, काउंटर आयन, काउंटर आयन उसी को बोलते हैं। इस प्रकार से संकुल का ब्रैकेट बंद होता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ भी जो आयन रहेगा उसको क्या बोलेंगे, उसका काउंटर आयन। तो जो काउंटर आयन है और संकुल मंडल के बीच गैप रखकर लिखना चाहिए। तो जब काउंटर आयन को लिखते हैं तो क्या होना चाहिए, थोड़ा सा गैप उनके बीच में होना चाहिए। अब जो नॉन आयनिक संकुल है, मान लो जो आयनिक नहीं रहेगा उसमें पूरा नाम को एक शब्द के रूप में बिना किसी गैप के लिखा जाता है। जो आयनिक रहेगा और काउंटर आयन रहेगा वहाँ पे गैप होना चाहिए, लेकिन जो नॉन आयनिक है वहाँ पे क्या करते हैं, किसी प्रकार का कोई गैप नहीं रखते हैं। तो ये हो गया नामकरण का यहाँ से कंप्लीट। उसके बाद आगे आता है आइसोमेरिज्म या फिर उसी को बोला जाता है समअवयवता। तो समअवयवता या फिर आइसोमेरिज्म इसको अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस यहीं तक। इसमें कुछ उदाहरण दिया हुआ है बुक में, उन सब को देखना है। उसके बाद अगली क्लास में इसके आगे का देखेंगे।